अब हम आपको बताते हैं कि इन तीनों बिलों में क्या फर्क है, ऐसा क्या है और विरोध करने वालों का क्या कहना है। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स कमेटी यानी एपीएमसी से जुड़े कानून की बात करते हैं। इस कानून के बनने के बाद किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों के अलावा दूसरे खरीदारों को भी बेच पाएंगे। मंडियों में दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर ही तय होते हैं। एमएसपी सरकार की तरफ से तय दाम होता है, आप सब जानते हैं। किसान अपने शहर से दूर दूसरे राज्यों में भी जाकर अब अपनी फसल बेच पाएंगे। ये कानून किसानों को ऑनलाइन सिस्टम से भी फसल बेचने की छूट देता है, लेकिन विपक्ष की दलील है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का मौजूदा सिस्टम समाप्त करना चाहती है। इस बिल के कारण मंडी फीस के तौर पर राज्यों को जो कमाई होती है वो अब बंद हो जाएगी। विपक्ष का यह भी कहना है कि इससे मंडियों में कमीशन एजेंट्स का काम समाप्त हो जाएगा। इन्हें मंडी की भाषा में आप आड़ेती के नाम से जानते हैं। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती से जुड़े कानून के बारे में बताते हैं, क्योंकि यह भी बड़ा बदलाव है। इस कानून के मुताबिक किसान सीधे किसी प्राइवेट कंपनी के साथ फसल के लिए कानूनी अनुबंध कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को भी अपनी फसल ठेके पर बेचने की पूरी छूट होगी। हमारे देश में 86% किसान छोटे किसान की श्रेणी में आते हैं, यानी जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। किसान को बुआई की नई टेक्नोलॉजी देना अब इन कंपनियों की जिम्मेदारी होगी जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल का विरोध करने वालों का कहना है किसान बड़ी बड़ी कंपनियों से अपने फायदे का सौदा नहीं कर पाएंगे। कंपनियां उनका शोषण कर सकती हैं। यह भी हो सकता है कि कंपनियां सिर्फ बड़े किसानों से ही डील करें और छोटे किसानों की फसल कोई ना खरीदे। ठेके पर होने वाली खेती में कानूनी विवादों की आशंका भी रहेगी और किसान कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे रहेंगे। अब किसान से जुड़े तीसरे बिल यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम को आप जान लीजिए। इस नए कानून से अनाज, दालें, प्याज और आलू जैसी फसल को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। इससे किसान और व्यापारी इनका अधिक मात्रा में भंडारण कर सकेंगे, स्टॉक कर सकेंगे, इन्हें जमा कर पाएंगे, जो कि पहले वो इन्हें जमा नहीं कर पाते थे। लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि इससे प्याज और आलू जैसी चीजों की जमाखोरी की समस्या और बढ़ जाएगी। बड़ी कंपनियां ज्यादा मात्रा में चीजों को स्टॉक करके पहले दाम बढ़ाएंगी और फिर पूरा मुनाफा अपनी जेब में डाल लेंगी। ये उनके कुछ डर हैं। किसानों में इन विधेयकों को लेकर कई तरह के भ्रम और सवाल हैं और यही कारण है कि कई राज्यों में किसानों के विरोध प्रदर्शन अब शुरू हो चुके हैं। कई जगह किसानों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये कानून लागू हुआ तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम समाप्त हो जाएगा और किसानों का अधिकार उनकी जमीनों से छिन जाएगा। इसलिए ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अब आप देख लीजिए, यहां लोग लिख रहे हैं ब्लैक डे फॉर फार्मर्स। तो हमने आपको दोनों पक्ष बता दिए। जो विरोध करने वाले हैं उनके मन में क्या डर हैं और जो इसके पक्ष में है वो क्या दलील दे रहे हैं। आप यहां ये भी देख सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं और ये सारे विरोध प्रदर्शन जो आपको दिख रहे हैं ये ज्यादातर राजनीतिक हैं, जिन्हें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी यहां पर अपना समर्थन देकर अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रदर्शन इनसे करवा रही हैं। ये सब इन्हें लिख कर दिया गया है ताकि ये प्रदर्शन करें, फिर इनकी तस्वीर टीवी पर आएगी और फिर पूरे देश में एक माहौल बनेगा। अब हम भारत के अन्नदाता के बारे में आपको 10 बड़ी बातें बताना चाहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 52% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। 52% लोग, यानी आधे भारत से ज्यादा जो लोग हैं, लगभग आधा भारत कृषि से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसानों को आप नजरअंदाज मत कीजिए। इन 52% किसानों की 365 दिनों की मेहनत के बाद भी जीडीपी में, हमारे देश के जीडीपी में कृषि का योगदान सिर्फ 17 से 18% है। सोचिए, जहां आधा देश कृषि का काम कर रहा हो वहां जीडीपी में उसका योगदान सिर्फ 17 से 18% है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, कुछ गड़बड़ है। वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की प्रति महीने औसत कमाई हमारे देश में सिर्फ 6,400 रुपए है, यानी इनकी औसत सालाना कमाई सिर्फ 77,000 रुपए है एक साल की। भारत के 52% किसानों पर औसतन कर्ज का बोझ 1,04,000 रुपए है, यानी किसानों की औसत सालाना कमाई से ज्यादा इन पर कर्ज है।
कमाई है 77,000 रुपए और कर्ज है 1 लाख के ऊपर। सिर्फ वर्ष 2019 में ही 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी और ज्यादातर किसानों की आत्महत्या की वजह उन पर कर्ज का बोझ था। हमने आपको बिचौलियों के बारे में अभी बताया है और अक्सर इन्हीं की वजह से हमारे किसानों को किसी भी अनाज के बाजार मूल्य का सिर्फ 10% से 23% ही मिल पाता है। यानी अगर आप बाजार में चावल की कोई किस्म 100 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदते हैं तो किसान को उसका सिर्फ 23 रुपया ही मिल पाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दुनिया में कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा सिर्फ 2.5% है। एक सर्वे के अनुसार भारत के गांवों में 72% युवा कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% ही किसान बनना चाहते हैं। यानी देश का युवा भी अब किसान नहीं बनना चाहता, वो कुछ और काम करना चाहता है। देश के 76% किसान कृषि के अलावा कोई और काम करना चाहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह कृषि में कमाई का इतना कम होना है। और अब सबसे बड़ी बात, मौजूदा लोकसभा के 38% सांसद किसान हैं। यह आश्चर्य की बात है कि भारत में हर 3 में से 1 सांसद किसान है। इसके बाद भी हमारे देश में किसानों की स्थिति इतनी खराब है। पूरी दुनिया की थाली तक भोजन पहुंचाने वाले किसान की थाली में छेद कौन करता है? यहां पर आपको एक बात समझनी होगी। आपने बॉलीवुड पर जरा सा हाथ रख दिया, बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच शुरू कर दी, तो संसद में यह मुद्दा उठ जाता है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। बॉलीवुड की थाली में जो खा रहा है वही छेद कर रहा है। तुरंत ये बात पूरे देश में इस पर बहस होने लगती है। ये बॉलीवुड की जो थाली है, इसमें खाना कहां से आता है? ये थाली बॉलीवुड की नहीं है, ये थाली देश की है। अगर भारत की थाली के बारे में आप बात करें, आप अपनी थाली के बारे में आप बात करें, आप ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है इस समय डिनर कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। आपकी थाली में जो इस समय जो खाना है, या आज शाम को जो आपने जब डिनर किया, आपकी थाली में जो खाना था, वो खाना कहां से आया था, किसकी वजह से आया था? उस खाने के लिए, उस भोजन के लिए कौन सबसे ज्यादा मेहनत करता है? इसकी एक लंबी कड़ी है जिसमें बिचौलिए, थोक व्यापारी और रिटेलर शामिल होते हैं। लेकिन इसका खामियाजा किसान कैसे भुगत रहा है, अब आप ये समझिए। यानी जिसे हमारे देश का नायक होना चाहिए था, वो कितनी बुरी स्थिति में है। खेतों में उगने वाले गेहूं, मक्का और बाजरा को आप हाई एंड स्टोर्स से हेल्थ फूड की पैकिंग में भारी कीमत देकर खरीदते हैं। बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, स्टोर्स होते हैं, सुपर स्टोर्स होते हैं, वहां से आप मोटी कीमत पर इन सामानों को खरीदते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों में इन्हें आप मल्टीग्रेन फूड के नाम से जानते हैं या रागी जैसे नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को आजकल शौक है कि वो हेल्थ फूड्स खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। अब वो गेहूं की रोटी की बजाय रागी की रोटी खाते हैं। लेकिन किसान के हाथ उस कीमत का एक छोटा सा हिस्सा ही लगता है, जबकि आप बहुत मोटी रकम देकर इन चीजों को खरीदते हैं। किसान को 1 किलो गेहूं के बदले में औसतन 20 रुपए मिलते हैं। इसी गेहूं को होलसेल बाजार में 30 रुपए में बेचा जाता है। किसान को मिले 20 रुपए, होलसेल बाजार में इसका कीमत हो गई 30 रुपए। लेकिन जब आप पैकेट वाला आटा खरीदते हैं, यानी पैकेज्ड आटे की शक्ल में आते ही इसकी कीमत किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में 35 से 60 रुपए प्रति किलो हो जाती है, 3 गुना ज्यादा। किसान जिस बाजरे को खेत में उगाते हैं, उसकी 1 किलो के लिए उसे 17 रुपए मिलते हैं। उसी बाजरे को थोक बाजार में 23 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है। और जब ये बड़े शहरों की मार्केट में पहुंचता है, बड़ी ब्रांडिंग के साथ, किसी प्राइवेट कंपनी की ब्रांडिंग के साथ, तो यही बाजरा आपको 80 रुपए किलो में मिलता है। इसी तरह ज्वार को किसान मंडी में 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है। थोक व्यापारी इसे 30 रुपए में बेचते हैं। वहीं जब यही ज्वार बड़े शहरों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बिकता है तो इसकी कीमत हो जाती है 120 रुपए प्रति किलो। किसान जिस जौ को 10 रुपए में बेचता है, थोक बाजार में उसके 24 रुपए मिलते हैं, जबकि मार्केट में यही जौ आपको 120 रुपए प्रति किलो से कम पर आज भी नहीं मिलेगा। संकट में कौन है, किसान या वो जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं? इस बात को समझाने के लिए आज आपको हम कुछ इतिहास में पीछे लेकर जाना चाहते हैं, फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहते हैं। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का सिस्टम शुरू किया। इसके जरिए किसानों को मजबूर कर दिया गया कि वो मार्केटिंग बोर्ड में ही अपनी उपज को, यानी अपनी फसल को बेचेंगे।
मार्केटिंग बोर्ड बनाने के पीछे अंग्रेजों की चाल यह थी कि किसानों को जानबूझकर हमेशा के लिए गरीब ही रखा जाए, ताकि हमेशा भीख ही मांगते रहें, हमेशा कर्ज में ही दबे रहें। यह अंग्रेजों की सोच थी और आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं की भी यही सोच रही। देश आजाद होने के बाद इस बारे में किसी ने सोचा नहीं, बस मार्केटिंग बोर्ड का नाम बदलकर इसका नाम मंडी समिति रख दिया गया। ये एक तरह का एकाधिकार यानी मोनोपोली है। वो ये कि किसानों की उपज मंडी समिति ही खरीदेगी और कोई नहीं खरीद सकता। इसी के कारण जो उपज, जो फसल किसानों से 2-4 रुपए प्रति किलो खरीदी जाती है, वही ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचते कई बार 100 गुना महंगी हो जाती है। मंडी समितियों में अक्सर राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का ही दबदबा रहता है, जो हमने पहले आपको बताया। पंजाब में ज्यादातर मंडियों पर आज भी अकाली दल के नेताओं का ही कब्जा है और यही स्थिति लगभग हर राज्य में है। आजादी के बाद से हमारे देश में सरकारों ने किसानों के नाम पर राजनीति तो बहुत की, वोट तो बहुत लूटे, लेकिन किसान ऐसे ही गरीब रहा, गरीब का गरीब ही रहा। आज किसानों के मुद्दे पर जब भी बात होती है तो 2 पार्टियों का नाम सबसे पहले आता है जो किसानों की राजनीति करते हैं, पंजाब की अकाली दल और महाराष्ट्र में शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। इसके बावजूद आज किसानों की आत्महत्या के मामलों में महाराष्ट्र पूरे देश में पहले नंबर पर है। पंजाब की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों को यह पता नहीं है कि सरकारी मंडियों में किसानों के साथ क्या होता है, सबको पता है। 70 साल से क्या होता जा रहा है, सब इतने समझदार हैं, सब जानते हैं। आज भी वही नीति चल रही है जो अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई थी, लेकिन नए भारत में ऐसी किसी नीति की छूट नहीं दी जा सकती। इसीलिए नया भारत अलग है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों को पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ देना भी समझदारी नहीं होगा, यह हम मानते हैं। सरकार को इस बात के पूरे इंतजाम करने पड़ेंगे कि खुले बाजार के नाम पर किसानों के शोषण की कोई नई व्यवस्था ना खड़ी हो जाए। अभी तक तो मंडी समितियां थी और बिचौलिए थे और आड़तिए थे। अब कहीं ऐसा ना हो कि अब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के एजेंट आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जो हैं उनके एजेंट आ जाएं और वो किसानों को खा जाएं। ये भी तो हो सकता है। आपको याद होगा जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो भी तो व्यापारी बनकर ही आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी भारत में तो व्यापार करने के लिए आई थी और व्यापार करते करते उसने पूरे देश को हड़प लिया। इसलिए बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दूसरा रूप हैं। इसलिए इन्हें रोकने के भी इंतजाम करने पड़ेंगे। किसान राजनीति को हमेशा से प्रिय रहे हैं, लेकिन नेताओं ने किसानों को हमेशा सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने जवानों और किसानों का हित सबसे ऊपर रखा। वर्ष 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो आजकल आप स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन इस नारे का मतलब आपको कभी भी किताबों के बाहर समझ में नहीं आएगा। ये नारा आपको किताबों के बाहर कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि किसानों की और जवानों की जय जयकार सिर्फ स्कूल की किताबों में ही होती है, बाहर नहीं। इस नारे के माध्यम से पहली बार किसानों को देश के नायक के तौर पर एक पहचान मिली थी। उस दौरान कांग्रेस का चुनावी चिन्ह बैलों की एक जोड़ी हुआ करता था। यह था कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो हम आपको दिखा रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह एक हंसिया था। उस वक्त भारत में ये दोनों सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी और इनके चुनाव चिन्ह इस बात का संकेत हैं कि उस समय की राजनीति किसानों पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। कितना महत्व था कृषि का। फिर कुछ वर्षों में किसानों का वोट लेने के लिए राजनीतिक दलों ने कर्ज माफी के चुनावी वायदों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर चुनाव से पहले यह वादा होने लगा कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन कभी भी किसानों की समस्याओं को जड़ से मिटाने की ईमानदार कोशिश नहीं हुई, क्योंकि नेता ये चाहते थे किसान हमेशा गरीब रहें और हम हर चुनाव से पहले उनका कर्जा माफ कर दें और उनका वोट लेते रहें। लेकिन किसान सक्षम ना होने पाए। किसान को ऐसा नहीं बना देंगे कि वो अपना कर्ज खुद से दे पाए, वो अपना लोन खुद से चुका पाए। इस काबिल हम किसान को बनने नहीं देंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि वो हमेशा हमसे भीख मांगता रहे। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को अपने परिवार से फुर्सत नहीं मिली ताकि वो किसानों की तकलीफ के बारे में थोड़ा सा भी सोच सके। अब जब हर किसान को परिवार का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है तो कुछ बड़े राजनीतिक परिवार जो इन्हीं किसानों का वोट लेते लेते यहां तक पहुंचे हैं, अब उनकी पार्टियां परेशान होने लगी है।